नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। किसान आंदोलन अब धीरे धीरे बंटने लगा है। दिल्ली में जबरदस्त गहमा गहमी है। आज कृषि मंत्री ने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों से आए किसान नेताओं से बात की। कई किसान नेता कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। दूसरी तरफ आज उपवास के नाम पर भी एक नया प्रयोग किया गया, लेकिन सिर्फ एक प्रयोग नहीं हो रहा है, एक ही दिन में 10-10 प्रयोग हो रहे हैं और इस प्रयोगशाला में कई किरदार हैं। ज्यादातर देश के बाहर बैठे हैं। रिपोर्ट देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मोदी 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 मोदी। कनाडा में मोदी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। मोदी मोदी मोदी। कल तक किसान आंदोलन के नाम पर बहुत सारे लोग कनाडा कनाडा चिल्लाए। उसी कनाडा का ये वीडियो देख लीजिए। मोदी 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 मोदी। थोड़ी देर में इसी कनाडा के बारे में आपको और बताएंगे, कुछ इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। मगर उससे पहले वीडियो नंबर 1 देखिए। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर पूरे इफेक्ट वाले वीडियो के साथ सामने आया है। इसका एक एक अल्फाज, एक एक एक्सप्रेशन सारी कहानी बयान कर रहा है। तुसी दम रहा के उत्थे खड़ो और अपनी आजादी दी गल करो, खुल के करो। एंड इंडिया, you want to charge us under the Terror Act? Did you see the result? Canadian Prime Minister is with the farmers. US Congress is with the farmer. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰਹਿਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ। मारा जाए। इसे सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता, ये एक बहुत बड़े प्रयोग का हिस्सा है जिसके तार भारत के दुश्मनों से जुड़े हुए हैं। कैमरे पर इसके एक नहीं सैकड़ों सबूत हैं। अब वीडियो नंबर 2 देखिए। भारत इंडिया हिंदुस्तान दी हाकम धਿਰ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। देश ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਿਆ। ਜਿੱਤਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਸੀ ਮਾਰ ਪਈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤੰਦਰ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ देश दा हर वर्ग हिंदू राष्ट्र दे पैर दी जुत्ती समान होवेगा। खालिस्तानी आतंकी किसी अनजान जगह पर बंद कमरे में इफेक्ट के साथ ऐसे वीडियो बनाते हैं। पीछे खेत की तस्वीरें और किसान का टेक्स्ट डाल दिया जाता है। इधर देश के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ ऐसी नारेबाजी शुरू हो जाती है। किसान आंदोलन के 19 दिनों में किसान नेताओं और मोदी का विरोध करने वाले नेताओं ने बार बार खालिस्तानी एंगल से इनकार किया। मगर इंडिया टीवी ने पहले दिन से आपको बताया है कि विदेश में बैठे खालिस्तानी कैसे किसानों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम कई और खुलासे करेंगे। 24 घंटे पहले का ये वीडियो बहुत गौर से देखिए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर खड़ा ये शख्स अपने मोबाइल फोन में क्या रिकॉर्ड कर रहा है। चौंकने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये शख्स किसी दूसरे शख्स की फोटो नहीं खींच रहा। इसका टारगेट है सामने दिख रही स्क्रीन पर लिखा खालिस्तान और उसके ठीक ऊपर लिखा किसान। थोड़ी देर के बाद ठीक इसी जगह से लाइव डेमो भी दिया जाता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਸਿੱਖ ਫॉर जस्टिस द्वारा पंजाब के किसानों की आवाज। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू इसी सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा है, जिसका जिक्र इस वीडियो में किया गया है। बात साफ है, विदेशों में मोदी विरोध की स्पॉन्सरशिप इसी संगठन के पास है। घटना है जेकर आपको ये पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए इस वीडियो में की गई नारेबाजी सुननी है। सोशल मीडिया पर खालिस्तानी गैंग इसे तेजी से फैला रहा है, इसे किसान आंदोलन बता रहा है। ये वीडियो कब का है, कहां का है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, मगर इसमें खालिस्तान और भिंडरावाले के नाम पर जो नारे लगे वो अमेरिका से लेकर कनाडा और स्वीडन से लेकर ब्रिटेन तक सेम टू सेम। अब आप अलग अलग लोकेशन पर हुई नारेबाजी के वीडियोस ध्यान से देखिए। सारी लोकेशन अलग अलग, नारे बिल्कुल एक जैसे, तीनों में एजेंडा भी बिल्कुल सेम। अब इटली के मिलान का ये वायरल वीडियो देखिए। राज करेगा, राज करेगा, खालिस्तान, खालिस्तान, इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। मोदी के लिए ऐसी नारेबाजी कुछ घंटों पहले देश के भीतर भी हुई है। चलिए अब दोनों वीडियो एक साथ देखिए। सवाल यह है कि देश से लेकर विदेश तक हो रही ये नारेबाजी एक जैसी क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह की भाषा कौन लिख रहा है? किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर कौन चला रहा है? जाके दिल्ली के रेली कट्ठी हुई किसानी, अहमद मोदी देख के होगे पानी पानी, अगो कहंदियां सरकारा
आगे खालिस्तानी अग्गियों कहंदियां सरकारा आगे खालिस्तानी। इस सवाल का जवाब काफी हद तक आपको अमेरिका से आए इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें ये शख्स क्लियर शब्दों में बता रहा है कि किसान आंदोलन को इंटरनेशनल गैंग ने कैसे हाईजैक किया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਆਦੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਡੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਾਓ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ 1984 ਆ, 2020 2021 ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਡਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ प्रोटेस्ट ਨੂੰ। कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ब्रिटेन से आया लेटेस्ट वीडियो देखिए। कार में खालिस्तानी झंडा और जुबान पर किसानों के नाम का इस्तेमाल करके मोदी के खिलाफ जहर। ऐसे ही वीडियो सबके मोबाइल तक पहुंचाकर एंटी इंडिया एजेंडा चलाया जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਟੌਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆ ਝੰਡੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ। ਉਹ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਵਾ ਐਂ ਝੂਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾਵੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। इस वक्त दुनिया का कोई भी देश ले लीजिए, कैमरे पर सिर्फ किसानों की भलाई का ड्रामा हो रहा है। असली खेल तो वो है जो आप अब सुनेंगे। हाँ जी, आज जी असी इंग्लैंड की धरती तो बर्मिंघम तो लाइव रैली दे विचों लाइव हो रहे हैं। जिहड़ी देखो तेको फतेह रैली पंजाब दे फार्मर किसानां दे हक विच कड्ढी गई सी, सो वो लाइव चल रहा। तो खालिस्तानी संघ पूरे जोश के नाल हम हमा के पहुंचे ने। तो इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करियो और मैसेज पहुंचदा करियो कि पंजाब दा कोई भी हल नहीं, आजाद पंजाब तो बिना कोई भी साडे कोल हल नहीं हैगा। ये गल सानू सोच लेनी चाहिए, विचार लेनी चाहिए कि जिन्ना चिर पंजाब भारती कब्जे तो आजाद नहीं हुंदा उन्ना चिर साडा कुछ नहीं हो सकता। आने वाले साल दे विच रेफरेंडम आ, एक बारी यूएन दे विच इन्नियां वोटां रजिस्टर कर दिओ, दिखा दिओ कि असीं भारती कब्जे दे थल्ले नहीं रहना चाहुंदे, असीं आजाद होना चाहुंदे आ। उस दिन आर पार दी गलबात होवेगी। आर पार तो कहण तो भाव कि खालिस्तान लिया जाएगा।
अमेरिका, ब्रिटेन की तस्वीरें तो आपने देख ली, सारे नारे भी सुन लिए। अब जरा कनाडा की सड़कों पर हुई ये नारेबाजी भी सुन लीजिए। किसान मजदूर एकता, काला कानून रद्द करो, मोदी एकता वेख के खुशी हो रही है। मोदी खुलनियां वेख के सोशल मीडिया जिहड़ा बड़ी तगड़ी चीज है। अज जिहड़ा सोशल मीडिया किसानों का प्रोटेस्ट विखा रहा, असीं हर कलाकार दा ते जिहड़े साडे बजुर्ग दिल्ली बैठे उन्हां दा धन्नवाद करना। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी मोदी मोदी। ये मोदी विरोधी तस्वीरें, नारेबाजी, सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। जैसे ही ऑर्डर आता है सब चालू हो जाते हैं। मोदी मोदी। मगर कनाडा में एक तबका ऐसा भी है जो अब खुलकर मोदी के समर्थन में आ गया है। मोदी 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 मोदी। किसान आंदोलन के बहाने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत विरोधी बातें कही थी, अपने देश में खालिस्तानियों के समर्थन वाली पॉलिटिक्स की थी, अब उसी के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खुल गया है। आप भी गौर से देखिए और सुनिए। This week, Justin Trudeau created a diplomatic incident. He stuck his nose into the internal affairs of another country and he lectured the world's largest democracy, the Republic of India, and he told the people of India, or the government of India, he told them, you must allow protests in your streets. Now, let me tell you about the largest democracy on the planet. They have large-scale protests right now over an internal issue, and they are allowing the protests to go freely. And this is the guy that Justin Trudeau lectures. But do you know why he lectured India? Do you know why he did it? To divide Canadians. Because he's a hypocrite, and he was catering to a specific ethno-religious community here in Canada, that being the radical Sikh community here. He is trying to divide us. He is trying to destroy this country. That crypto-fascist in Ottawa must be removed from office. His wife was caught in a picture with a convicted Sikh Khalistan terrorist. जिनके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कनाडा जैसे देश में किसानों के नाम पर खालिस्तान वाली आग में हवा देने के लिए रैलियां की जा रही हैं, मोदी विरोध के नारे लगाए जा रहे हैं, मगर खुद कनाडा के किसानों का क्या हाल हो रहा है, उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, इसकी बात कोई नहीं करता। मसलन इस वीडियो को देखिए। कुछ हफ्तों पहले कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में एक किसान को सिर्फ इसलिए उसके ट्रैक्टर से उतारकर घसीटा गया, पीटा गया, हथकड़ियां लगा दी गईं क्योंकि उसने स्थानीय पुलिस से बहस कर ली थी। वो बात दूसरी है कि अब खुद कनाडा के प्रधानमंत्री को उन्हीं के देश के लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आप भी देखिए। So Trudeau isn't just weighing in to the matter of Indian farmers. ट्रूडो न सिर्फ भारत के किसानों के मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि उन्हें खेती के बारे में कुछ मालूम भी नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि उन्होंने मामले के बारे में जानकारी ली होगी, पढ़ाई की होगी? ये संभव नहीं है, क्योंकि वो तो कनाडा के मामलों में भी दिलचस्पी नहीं रखते। Canadian matters that deeply. See, he in fact does not allow peaceful protests. He does not stand up for protests. ट्रूडो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देते। ट्रूडो के निजी स्टाफ ने तो हमारे रिपोर्टर को भी धक्के देकर बाहर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जबकि वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा था। ट्रूडो ने ये भी नहीं करने दिया। मुझे लगता है कि हमें नरेंद्र मोदी से संपर्क करना चाहिए ताकि हम ट्रूडो को नेम और शेम कर सके, जैसे ट्रूडो ने मोदी के देश के मामले में दखलंदाजी की। Maybe Trudeau would care more about civil liberties here at home. इस बीच
कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर ट्रूडो के बयान पर अब पूर्व भारतीय राजनयिकों का एक समूह भी नाराज हो गया है। समूह ने उनके बयान को जमीनी वास्तविकताओं से अलग हटकर आग को हवा देने वाला करार दिया है। यानी विदेशों में जहां जहां एंटी मोदी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, उसका एक एक सच अब खुलकर सामने आ रहा है। खून की नदी, ऐसी बातें अब तक आपने सिर्फ सुनी होंगी, लेकिन बंगाल में सचमुच ऐसा हो रहा है। बम, गोली, बारूद, बंदूक की आवाज, ये सब आज के बंगाल की कड़वी हकीकत है। और ये सब तब हो रहा है जबकि चुनाव दूर हैं। पश्चिम बंगाल से आज हमारे 3 रिपोर्टर्स ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। तीनों की रिपोर्ट्स डराने वाली हैं। बंगाल की नदियों से लाशें निकलने लगी हैं। सड़क पर लाश, तालाब में लाश, फांसी लगी लाश, पेड़ पर लटकी लाश। ऐसा लगता है जैसे पश्चिम बंगाल में खून पानी की तरह बह रहा है। पिछले 48 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल में 2 पॉलिटिकल मर्डर हुए। उत्तरी 24 परगना के हाली शहर में बीजेपी कार्यकर्ता सैकत भवाल को लिंच करके मारा गया। पूर्वी वर्धमान में एक तालाब से बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की लाश मिली। परिवार और पार्टी दोनों का कहना है कि सुखदेव की हत्या की गई और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने ही कराई है। ममता दीदी का और एक जो दिखाई ममता दीदी, ये कितना खून उनका दरकार है। सत्ता में रहने के लिए खून का बनना फ्लड चल रहा है बंगाल में। लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है। ममता बनर्जी 3 दिन के दौरे पर नॉर्थ बंगाल के लिए निकली हैं। तृणमूल का ग्राउंड मजबूत करने के लिए ममता सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार का दौरा कर रही हैं। कूच बिहार में भी बीजेपी के एक कार्यकर्ता स्वप्न दास की फांसी लटकी हुई लाश मिली। स्वप्न दास ने सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान में हिस्सा लिया था, जहां पुलिस के साथ बीजेपी की भिड़ंत हुई थी। सिलीगुड़ी से लौटने के बाद एक दिन स्वप्न दास लापता रहा और अगले दिन उसकी लाश मिली। दीदी के बंगाल में मोदी की पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बम, गोला और बारूद। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याएं। हाली शहर में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। यहां बीजेपी के जनसंपर्क अभियान के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनको रोका। दोनों पक्षों में बहस हुई। उसी के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। कील लगी हुई लाठियों और लोहे की रॉड से बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया, जिसमें सैकत भवाल की मौत हो गई। घायलों में से एक खलानी दास की हालत बेहद गंभीर है। इंडिया टीवी के कोलकाता ब्यूरो चीफ अनुपम मिश्रा ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हाली शहर में ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां सैकत भवाल को पीट कर मार डाला गया। बंगाल का रक्त चरित्र एक बार फिर चीख रहा है और उसकी चीख से पूरा इलाका सहमा हुआ है। इस वक्त हम हाली शहर में उसी जगह पर हैं कल शाम जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था और खून के निशान अभी भी यहां पर बरकरार हैं, मौजूद हैं। पूरे इलाके में सहमा हुआ है, पूरा इलाका सहमा हुआ है और सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर पुलिस पोस्टिंग की गई है और कल शाम इसी जगह पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जो आरोप है हमला किया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर और एक बीजेपी कार्यकर्ता सैकत भवाल की उसमें मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। फिलहाल अगर हम देखें तो ये बैरकपुर का इलाका पड़ता है, लेकिन ये नदिया जिले से सटा हुआ इलाका है। उत्तर 24 परगना का बॉर्डर है हाली शहर और इस इलाके में इस तरह की घटना के बाद फिलहाल पूरी तरह से इलाके में एक सन्नाटा हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं पीछे दिखाऊं गली तो कुछ इक्का दुक्का लोग ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल शाम के बाद पूरा वातावरण बिल्कुल बदल गया है, माहौल बिल्कुल बदल गया है और इस वक्त इन पूरे इलाकों में एक तरह का डर लोगों के मन में समाया हुआ है। सैकत भवाल को सबके सामने सड़क पर पीटा गया, सड़क पर खून बहा, जिसके कई चश्मदीद गवाह हैं। हत्या का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी पर है, लेकिन तृणमूल इसे आपसी रंजिश का मामला बताने में लगी है।
शौकत भवाल तरता जाए एक जुबा था। वो जुबा घर में बोल के निकला जे हम जा रहे हैं अपना पार्टी बीजेपी पार्टी के लिए लीफलेट घर घर देने के लिए। कौन सोचता था? उसका बीबी सोची थी क्या? ये कुछ देर बाद उनका निधन का खबर मिलेगा। क्यों? ममता दीदी चाहती है जे और कोई पार्टी, कोई लोकतंत्र के लिए कोई जो काम होता है मामूली सा काम, वो कर नहीं पाए कई बंगाल में। पार्टियों की बात पर पूरा भरोसा नहीं करते। चलिए आपको शौकत भवाल के छोटे भाई और हत्या के एक और चश्मदीद की बात सुनाते हैं। इसमें बंगाल का रक्त चरित्र साफ साफ समझ में आ जाएगा। 29 साल थी वो, और मैं मेरा भाई, मेरा भाभी और मेरा माँ कल जो 4:30 मैंने शाम को तब पता चला, तब वो घर से निकाला है बीजेपी को प्रचार के लिए। तब ये रोड पे कुछ तृणमूल का दुष्कृति है, वो उसको अटैक कर दिया। हम लोग वो जो पार्टी के कार्यक्रम में बाहर निकले थे तो स्कूटी नहीं हो रहा था, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा ये कागज दे रहे थे हम लोग और स्कूटी नहीं हो रहा था कि कितना आदमी है परिवार में। तो ऐसा करते करते हम लोग थोड़ा एक गली से मेन रोड में निकले तो हम लोग देखे कि 10-12 ठो गाड़ी उधर से आ रहे थे, मोटरसाइकिल और वो सब लकड़ी लेके, बड़ा लकड़ी लेके। तो हम लोग को देख के वो लोग चला जा रहा था, फिर घूम के आ गया, आके हम लोगों को पिटाई किया, सब पिटाई किया। हमारा भाई को भी मार दिया एकदम। ये ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो भी बीजेपी करते हैं, कोई भी बीजेपी करते हैं तो उनको मारेगा, पीटेगा, जान ले लेगा। ये कर्मी, ऐसा मैं भी हूँ। ठीक है, पिछले 30 मई को मेरे ऊपर अटैक हुआ था, वो 10 नंबर हाली से 10 नंबर वार्ड में। घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य मारा गया। एक पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता में बने रहने की भूख की भेंट चढ़ गया। अगर ऐसे परिवार का दुख समझने में दीदी को दिक्कत होती है तो उनको वर्तमान की इस मां का रोना जरूर सुनना चाहिए। वर्तमान में बीजेपी का कार्यकर्ता सुखदेव प्रामाणिक 2 दिनों तक लापता रहा। परिवार वाले उसकी तलाश करते रहे। 2 दिन बाद घर के पास ही एक तालाब में उसकी लाश मिली। মার্ডার করে থাকে তাহলে ব্যাংক দোষীর শাস্তি আমরা চাই, অবশ্যই চাই। যদি আমার ছেলেকে মার্ডার করে থাকে আপনি উপযুক্ত তদন্ত করে বার করুন। যদি মার্ডার করে থাকে তাহলে আমার ছেলে মার্ডারের, আমি উপযুক্ত বিচার চাই, শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। মার্ডার। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद पार्टी ने वर्तमान की सड़कों पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल हत्याओं की तरह इस केस में भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। आप भी सोचते होंगे कि पश्चिम बंगाल में इतनी हिंसा क्यों हो रही है? बंगाल में इतना बम गोली बारूद कहां से आ गया? क्या बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है? कोलकाता के पास डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार पर पत्थरबाजी के बाद बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के नेताओं का कहना है कि बंगाल में पॉलिटिकल मर्डर तो होते ही रहते हैं, यहाँ जातीय हिंसा कम, राजनीतिक हिंसा ज्यादा होती है। नेताओं का मर्डर आम बात है। सवाल है कि क्या बंगाल को इसी रक्त चरित्र के साथ जीना होगा? बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो इस दौर में मारे गए। अभी 2 दिन पहले की भी बात है कि एक कार्यकर्ता मारे गए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अभी जेपी नड्डा आए थे, वहाँ पर बहुत स्मूथ उनका रैली रहा नहीं। देखिए, जैसे आपको बताया, ये अराजकता चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम टूट गया इधर में। भारतीय संविधान में एक चीज़ बताया है, ये आम आदमी का जान मान का सुरक्षा ये देश में रहेगा। इसीलिए सब कुछ है। पूरा भारत का जो संविधान है, जो आम आदमी का जान मान का सुरक्षा का संविधान है, और बंगाल में वही नहीं चल रहा है। और उसका ही नतीजा है जे रोज एक ना एक पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है।
पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बनने से पहले सीपीएम का एक छत्रराज था। जिसने भी सीपीएम को चुनौती दी उसे बम गोली का सामना करना पड़ा। खुद ममता बनर्जी को भी इसी चैलेंज से निपटना पड़ा। साल 2011 में ममता बनर्जी ने सीपीएम की सत्ता उखाड़ दी, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा उनकी पार्टी की पहचान बन गई। बंगाल में बीजेपी आज उसी चुनौती से निपट रहा है जिससे ममता बनर्जी भी गुजरी थी। विचारधारा की लड़ाई में मारो मारो काटो काटो फोड़ो फोड़ो चल रहा है। हिंसा के इसी माहौल में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सिक्योरिटी अपग्रेड की गई। विजयवर्गीय को वाई कैटेगरी की जगह जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई। बंगाल में अब वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में जब जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी पत्थर मारे गए। पत्थर लगने से विजयवर्गीय को भी चोट आई थी। आज वही विजयवर्गीय मथुरापुर के मिलन मोरे में रैली करने आए तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखा वार किया। अरे सोने की स्मगलिंग करने वाला कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता बोल रही है। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। गोरू की तस्करी करने वाला कौन है? अब ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। जनता मुकुंदा, जनता बोल रही है कि गोरू की तस्करी करने वाला कौन है? इस प्रदेश में सिंडिकेट राज चलाने वाला कौन है? इधर से आवाज नहीं आ रही, कौन है? जोर से हाथ उठा के बोलिए, सिंडिकेट राज चलाने वाला कौन है? भाईपो यानी ममता बनर्जी के भाई के पुत्र अभिषेक बनर्जी, जिनको ममता अपने वारिस की तरह आगे बढ़ा रही हैं। बीजेपी का हमला जितना ममता पर है उतना ही अभिषेक बनर्जी पर। लक्ष्य एक है, विधानसभा चुनाव में कमल खिलाना है। टारगेट 200 सीटों का है। देखिए 2019 का बाद पहले तृणमूल का एक स्लोगन था 2019 बीजेपी फिनिश। 42 से 42 माने आउट ऑफ 42 दे विल गेट 42, ऐसे ही उन लोगों को कहना है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता 18 सीट में हम लोगों को विजय दिला दिया। तो ये एक शुरुआत है। सरकार से ये जनता अभी मुक्ति मांग रहे हैं। अभी इससे छुटकारा मिलने के लिए जनता एकदम आगे है। तो इसी का कारण ऐसे ही राजनीति चलेगा। तो हम लोगों का विश्वास है 200 से ऊपर सीट जीतकर हम लोग इस बार बंगाल में सरकार बनाएंगे। बंगाल पर एक और नेता की नजर है। हैदराबाद में बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की स्ट्रेटेजी बना ली है। तृणमूल के साथ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की संभावना खत्म होने के बाद भाईजान बंगाल की सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार सकते हैं। ग्राउंड पर इसका असर कितना होगा, इंडिया टीवी रिपोर्टर अर्चना सिंह ने इसका टेस्ट बर्धमान में किया। एमआईएम को वोट मिलेगा यहाँ पर? हाँ मिलेगा। क्यों मिलेगा? मिलेगा, शांति के लिए मिलेगा। हाँ, शांति के लिए मिल जाएगा। जरूर करेंगे, मुसलमान की सपोर्ट के लिए, उसी के लिए। तो ममता बनर्जी ने काम नहीं किया मुसलमानों के लिए? कर रहा है, फिर भी बाकी है, वो भी पूरा करेगा वो आके। और आपको बता दें अभी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। इस बड़ी खबर पर पूरा डिटेल बस एक ब्रेक के बाद। कल मोदी विरोधियों को 440 वोट का झटका लगने वाला है। कल मोदी कुछ अविश्वसनीय करिश्मा करने वाले हैं। दुनिया में ऐसा ना तो पहले हुआ है, ना ही किसी के दिमाग में ऐसा आइडिया आया होगा। कच्छ के रण से मोदी एक ऐसा चैप्टर लिखेंगे कि दुनिया ताली बजाने को मजबूर हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल क्या करने वाले हैं, देखिए निर्णय कपूर की इस रिपोर्ट में। सोलर पार्क तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन पहली बार एक ऐसा सोलर पार्क देखेंगे जिसका एरिया 800 किलोमीटर यानी आधी दिल्ली के बराबर होगा। इस विशाल रण में धर्मशाला और वीगू कोट के बीच शक्ति बेट के पास पाकिस्तान की सीमा से करीब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ये पार्क जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए 80,000 हेक्टेयर यानी करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। और देश की 6 बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसमें पार्टनर की तरह शामिल होंगी। उसमें 30,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, यानी उतनी बिजली जितना यूपी वाले जलाते हैं। यानी ये पार्क अकेले पूरी यूपी की आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है।
सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर, फॉसिल फ्यूल पर, वो काफ़ी हद तक कम होगी और 2022 तक जो हमारा टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का देश में, उसको पूरा करने में ये बहुत महत्व की भूमिका अदा करेगा ये प्रोजेक्ट। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन 11 साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इसे सोचा था। तब पीएम मोदी ने क्या कहा था, खुद सुनिए। रण लोगों को बोझ लगता है, मुझे रण में हिंदुस्तान का तोरण नजर आता है और मेरी कोशिश ये है कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक चिंता का माहौल बना है, रण के अंदर हम लोग मिलकर के उपाय की ओर सोच रहे हैं। ये रण में सोलार एनर्जी के लिए बहुत स्कोप है और कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए सोलार एनर्जी सबसे बड़ा सरल उपाय है। लेकिन अब ये सच होने जा रहा है, इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम आज आपको ये क्यों बता रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कल कच्छ के रण में जाने वाले हैं और वहां जाकर दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये इतना बड़ा पार्क होगा जिसका ट्रेन से चक्कर लगाने में आपको 2 दिन लग सकते हैं। ये एकदम नया एक्सपेरिमेंट है। दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर जो सोच नहीं पाए, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे कर दिखाया। दरअसल कल नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास करने वाले हैं। ये पार्क 72,600 हेक्टेयर यानी 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। अगले 3 साल में पार्क का आधा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा और अब से 5 सालों के भीतर पूरा पार्क तैयार हो जाएगा। इस पार्क में 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हाइब्रिड पार्क में सोलर पैनल के साथ साथ बड़े बड़े विंडमिल का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। इसमें से 25,000 मेगावाट बिजली हाइब्रिड सोलर पैनल से और 5,000 मेगावाट बिजली विंड पार्क से पैदा होगी। यह विशाल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सरहद से 6 किलोमीटर दूर बनेगा। कच्छ के खावड़ा में शक्तिवेद के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना आकार लेने वाला है। इस पार्क को 6 कंपनियां मिलकर बनाएगी। इसमें अडानी ग्रीन, सुजलोन, एनटीपीसी, गुजरात स्टेट एनर्जी कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन पार्टनर है। बिल्कुल सीमा पे, ठीक बॉर्डर पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक विंड एनर्जी पार्क बनाया जाएगा और इस पूरे पार्क में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि करीब 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में जितनी बिजली का उत्पादन होता है उसका 90% अकेले इस प्रोजेक्ट से गुजरात को बिजली मिलेगी। कच्छ के शक्तिवेद में बन रहे इस प्लांट से मिलने वाली बिजली की कीमत पारंपरिक बिजली से तकरीबन 14% सस्ती होगी। इस प्रोजेक्ट की एक और अहमियत है, 13 अगस्त 2020 तक भारत 88,000 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर रहा है और 2022 तक 1,75,000 मेगावाट और 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट का टारगेट हासिल करना है। यानी ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत दुनिया का शहंशाह बन सकता है। प्रधानमंत्री के इस टारगेट को पूरा करने में हाइब्रिड सोलर प्लांट की सबसे अहम भूमिका रहने वाली है। कच्छ को लोग और पूरी दुनिया रेगिस्तान और दलदल समझती थी, लेकिन इसी जगह से पीएम मोदी ने दुनिया को बताया कि इस इलाके में काफी पोटेंशियल है। पीएम मोदी सिर्फ कहते नहीं, पूरा भी करते हैं और इसका जीता जागता मिसाल है गुजरात के पाटन जिले में खड़ा चारणका सोलर प्लांट। 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये एशिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट है। प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में जिस सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना कच्छ में करने जा रहे हैं, अगर उस विजन की विशालता को समझना है, उस विजन के महत्व को समझना है, तो चारणका में स्थित ये सोलर एनर्जी पार्क हमें देखना होगा। ये उस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ट्रेलर है जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये उन्हीं का विजन था, जो कि आज आप देख सकते हैं करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये पार्क है, जिसमें 750 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इस एनर्जी प्लांट की तस्वीर देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कच्छ का एनर्जी प्लांट कितना विशाल होगा। चारणका में कई किलोमीटर तक जहां तक नजर जाती है सिर्फ सोलर पैनल ही दिखते हैं, लेकिन कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इससे 32 गुना बड़ा और 40 गुना ज्यादा पावर प्रोडक्शन करने वाला होगा। अब जो पार्क बनने जा रहा है वो
30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी विशालता कितनी बड़ी होगी, कितना विशाल होगा वो, क्योंकि ये सिर्फ 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पार्क है, जो कि पीछे आप मेरे देख रहे हैं। लेकिन वो जो बनने जा रहा है पार्क कच्छ में, वो करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। सोलर और विंड एनर्जी के जरिए हाइब्रिड पार्क होगा। पीएम मोदी यहां 2 और परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। कच्छ के मंडावी में बनने वाला 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन कैपेसिटी वाले डिसैलिनेशन प्लांट से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक यानी मीठे पानी में बदला जाएगा, जिससे कच्छ जिले के मांडवी, मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबडासा की 8 लाख आबादी को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। जबकि कच्छ के अंजार में ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित होगा, जो गुजरात में डेयरी के विकास के नए द्वार खोलेगा।